नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीगल हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री की ऑफ सेमेस्टर नंबर 3। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिट नंबर 4 है। तो यूनिट नंबर 4 हमारी लास्ट रह गई थी और बाकी यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका टॉपिक है दैट इज ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन, एंड देन उसका टॉपिक आता है पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग्स ऑफ गांधी, भगत सिंह एंड बी आर अम्बेडकर। देन थर्ड टॉपिक इसका आता है नेहरूज इंडिया एन आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। देन लास्ट टॉपिक इसका आता है चैलेंजेस ऑफ अ नेशन स्टेट, लेफ्ट पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म एंड इमरजेंसी, लिबरलाइजेशन एंड राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो बेसिकली इसका टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म एंड पार्टी। तो जो बेसिकली इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें सिंपली इतना है कि दोनों का मतलब तो आपको समझ में आता ही होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, तो वही है जिसको हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में मेंशन किया है, दैट इज जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था वो 1947 में हुआ था, हमें पता ही है। ठीक है, और इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया था फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो दो देश बन के तैयार हो गए थे, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। देन उसके बाद और इसका अगर हम देखें कि जो ये मेन रीजन क्या था पार्टीशन का, द रीजन वाज कम्युनलिज्म, मतलब जो कम्युनल टेंशन थी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, उसकी वजह से जो है डिवीजन ऑफ कंट्री हुआ था। ठीक है, तो कैसे हुआ, जो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, उसके अकॉर्डिंग ये एक प्रॉपर रास्ता था जिसकी वजह से क्या कर सकते थे, वो कुछ देर इंडिया में टिक सकते थे या फिर परमानेंट वे पे, पर ऐसा हो नहीं पाया, उन्हें डिवाइड करके जाना पड़ा। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में डिवीजन हुआ था बिकॉज दे वर डिमांडिंग सेपरेट नेशन। कौन? मुस्लिम लीग डिमांड कर रहे थे सेपरेट नेशन। ठीक है, देन कम्युनलिज्म का ग्रोथ हुआ और हेल्प किया ट्रेस द पास दैट लेड टू कम्युनल पोलराइजेशन एंड पार्टीशन। ठीक है, कम्युनल पोलराइजेशन हुआ और फिर रिजल्ट क्या हुआ उसका, उसका रिजल्ट ये आया कि वो जो देश था वो डिवाइड हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद जो हेडिंग आती है दैट इज अंडरस्टैंडिंग कम्युनलिज्म। तो बेसिकली कम्युनलिज्म है क्या, वो कम्युनलिज्म बेसिकली एक टर्म है जो किसको रेफर करती है, टू अ पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइज द डिफरेंसेस एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफन फॉर पॉलिटिकल गेन्स। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द रिलीजन कम्युनिटीज, जो भी कम्युनिटी इंडिया में डाइवर्स कल्चर होने के अकॉर्डिंग जो भी कम्युनिटीज हैं उसके बीच में डाइवर्सिटीज हैं, और उन डाइवर्सिटीज का जब फायदा उठाया जाता है फॉर पॉलिटिकल गेन्स, तो दैट इज नोन एज कम्युनिस्ट या फिर कम्युनल अप्रोच। ठीक है, देन इन कॉलोनियल इंडिया रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजीज एंड फेलियर टू इंटीग्रेट ऑल कम्युनिटीज इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल जब हुई तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने एक साथ एकजुट होकर के उसका विरोध किया, पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, मतलब जो कम्युनल डिवीजन था वो खत्म नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से दो ग्रुप्स बन गए, मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट रिलीजन होना चाहिए था, बिकॉज इंडिया वाज हैविंग द डाइवर्स कल्चर, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ द डाइवर्स कल्चर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ठीक है, देन कॉजेज अगर देखें क्या है, तो सबसे पहला ब्रिटिश पॉलिसीज डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी एंड जो उनका एक फंडा था जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, तो वो क्या था, वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म हुआ इन इंडिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, और इसमें आप ये कंटेक्स्ट भी रेफर करोगे, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डेलिबरेटली डिजाइन टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम। ठीक है, तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि जो हिंदू और मुस्लिम है उनको सेपरेट रखा जा सके, उनको डेलिबरेटली अलग रखा जा सके। ठीक है, देन उसके बाद आगे चले तो आता है क्या, नेक्स्ट जो रीजन है वो है रोल ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जहां पर उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करी कि इंडिया में भी मुस्लिम सेफ रह सकते थे। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या मेंशन कर सकते हो, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 एट ढाका विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग मुस्लिम इंटरेस्ट। तो जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, तो उसी इंटरेस्ट के मद्देनजर उन्होंने सेपरेट नेशन की डिमांड करी। ठीक है, इनिशियली लॉयल टू ब्रिटिश, द लीग इंक्रीजिंगली सॉट पॉलिटिकल पावर थ्रू कम्युनल अपील्स। ठीक है, तो कम्युनल अपील्स करके मतलब अपने रिलीजन को बेस बना करके इन्होंने पॉलिटिकल पावर को एक्वायर किया। ठीक है, देन उसके बाद ये लीडर्स का ओवरव्यू है, वो आपको पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। देन उसके बाद वीकनेस ऑफ कांग्रेस, ऑब्वियसली जो कांग्रेस थी वो सेक्युलर बॉडी थी। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो क्या था, वो सेक्युलर है, पर जो कांग्रेस थी वो भी सेक्युलर थी, मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि उस बॉडी के अंदर, मतलब कांग्रेस जो पार्टी थी उसके अंदर सिर्फ हिंदू ही आएंगे या फिर मुस्लिम्स आएंगे, उसमें सारे रिलीजन के लोग अलाउड थे। ठीक है, और सेक्युलर होने के बाद भी जो कांग्रेस थी उसने फेल किया टू इंक्लूड मुस्लिम्स इन लीडरशिप एंड
डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग मिसट्रस्ट। ठीक है, तो सेकुलर पार्टी होने के बाद भी जो उसने गलती की कांग्रेस ने वो क्या किया कि उन्होंने मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं करा इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, एंड देन इसकी वजह से क्या हुआ, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मतलब जो कम्युनल टेंशन थी वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ मिसट्रस्ट ऑन द कांग्रेस। ठीक है, देन उसके बाद लखनऊ पैक्ट का डिस्कशन है, अब देख लोगे एक बार। देन उसके बाद आ जाओ हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो इसमें अगर आप देखो, ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर्य समाज, ठीक है, एंड हिंदू महासभा सॉट टू रिवाइव हिंदू आइडेंटिटी विच समटाइम्स एलियनेटेड मुस्लिम। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली ये हिंदू रिलीजन बेस्ड मूवमेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये रिजल्ट आया कि जो मुस्लिम्स थे उनको एलियनेट जैसा फील हुआ, मतलब उनको ऐसा लगा कि हम इस चीज के पार्ट नहीं है। देन सिमिलरली मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट लाइक खिलाफत मूवमेंट एटसेट्रा एम्फसाइज्ड पैन इस्लामिक सॉलिडेरिटी। ठीक है, तो जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो उससे क्या हुआ, वो उसमें मुस्लिम्स इन्वॉल्व हुए। ठीक है, तो बेसिकली यहां से एक डिवीजन सेपरेशन टाइप का फील हुआ। देन इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स को अगर देखें तो कंपटीशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम इन जॉब, ट्रेड एंड एजुकेशन ऑफन फ्यूल्ड कम्युनल टेंशन। ठीक है, तो जो भी डिफरेंसेस थे इन द केस ऑफ जॉब, इन द केस ऑफ ट्रेड एंड इन द केस ऑफ एजुकेशन, उसके जो डिफरेंसेस थे उसकी वजह से जो कम्युनल टेंशन थी वो ज्यादा ही बढ़ गई, वो ज्यादा ही एक्सटेंड हो गई। ठीक है, देन ब्रिटिश पॉलिसीज that reserve certain jobs for specific communities worsen the divide। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने कुछ रिजर्वेशन दिया था फॉर सर्टेन कम्युनिटीज, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन ज्यादा मिला वो अपग्रेड हो गई और जिसको नहीं मिला उसको अपग्रेड नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे भी ये कम्युनल टेंशन बढ़ती गई। देन आता है फेलियर ऑफ नेशनलिस्ट यूनिटी। ठीक है, तो दोनों ही में, दोनों कम्युनिटीज में नेशनलिस्ट यूनिटी की मिसिंग थी, मतलब आप नेशन के लिए नहीं, आप अपने रिलीजन के लिए सोच रहे हो, तो दैट वाज नॉट गुड और दैट इज नॉट गुड इवन टुडे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उसकी वजह से एक जो कम्युनल टेंशन थी वो कम होने के बजाय वो बढ़ती चली गई। ठीक है, देन इवेंट्स लीडिंग टू पार्टीशन। तो क्या क्या इवेंट्स थे जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ, तो सबसे पहले 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस। ठीक है, जिसमें कांग्रेस स्वीपिंग विक्ट्री इन इलेक्शंस marginalized the Muslim League which felt threatened and began pushing the two nation theory। ठीक है, तो जहां पर जो इलेक्शंस हुआ, ठीक है, प्रोविंशियल इलेक्शंस जो हुए उसमें जब कांग्रेस जीत गई तो उसमें क्या हुआ, जो मुस्लिम लोग थे, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उनको ऐसा लगा कि दे आर मार्जिनलाइज्ड, मतलब उनको लेफ्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया है और उन पे खतरा है, उनकी सेफ्टी पे खतरा है, जिसकी वजह से उन्होंने टू नेशन थ्योरी को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन को देखें, मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना पास लाहौर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो जिन्ना की लीडरशिप में उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन को पास करा, डिमांडिंग सेपरेट मुस्लिम स्टेट दैट इज पाकिस्तान फॉर फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर जो लाहौर रेजोल्यूशन था उसमें पाकिस्तान की डिमांड करी गई फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, देन उसके बाद रोल ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर को अगर देखें तो क्या है, ब्रिटेन्स यूनिलैटरल डिसीजन टू इन्वॉल्व इंडिया इन वर्ल्ड वॉर 2 विदाउट कंसल्टिंग इंडियंस क्रिएटेड पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, तो इंडियन से कंसल्ट तो वो वैसे भी नहीं करने वाले थे बिकॉज इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया गया इन वर्ल्ड वॉर 2 विदाउट देयर कंसल्टेशन, और जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ गए। ठीक है, देन उसके बाद मुस्लिम लीग सपोर्टेड ब्रिटिश वॉर एफर्ट इन एक्सचेंज फॉर पॉलिटिकल फेवर्स व्हाइल कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या करा, जो ब्रिटिश वॉर एफर्ट है उसको बढ़ाया, उसको हेल्प करा, उसको सपोर्ट करा, और उसके बदले में क्या डिमांड करा, पॉलिटिकल फेवर्स। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को हेल्प करा और उसके बदले में पॉलिटिकल फेवर्स डिमांड करे, किसने, मुस्लिम लीग ने। और कांग्रेस ने उसी टाइम पे क्या शुरू कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे शुरू हुआ था, मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। ठीक है, देन दिस डिवाइड अप्रोच फर्दर स्ट्रेंथन द लीग। ठीक है, तो ये जो डिवाइड अप्रोच थी जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग थी वो और स्ट्रेंथन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनल पोलराइजेशन को अगर देखें फ्रॉम 1940 से 1946, ये देख लेते हैं। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने आर्ग्यू करा दैट मुस्लिम्स कुड नॉट लिव सेफली अंडर आ हिंदू मेजोरिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो जहां पर हिंदू मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी वहां पे मुस्लिम सेफ नहीं रह सकते, पीसफुली नहीं रह सकते, ऐसा मुस्लिम लीग का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे आया। ये जो है एक मूवी है बंगाल फाइल्स, उसमें भी दिखाया गया है डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय मुस्लिम लीग लेड टू कम्युनल राइट्स इन बंगाल रिजल्टिंग इन थाउजेंड्स ऑफ डेथ एंड मेकिंग पार्टीशन इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल का मतलब ये होता है कि जहां पर पार्टीशन को रोका नहीं जा सकता एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे को आप याद रखोगे, वो चीज आप मेंशन करोगे अपने आंसर्स में।
देन उसके बाद ब्रिटिश रोल अगर देखें तो ब्रिटिशर्स का रोल क्या है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज्ड कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिकॉज यूनिटी होती तो उन्हें बहुत पहले देश को छोड़ के जाना पड़ता, तो यूनिटी नहीं थी। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो यूनिटी होती तो आ ही ना पाते, ठीक है। तो यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उसको इनकरेज करा, उसको चाहा कि किस तरीके से और ये टेंशन बढ़ती जाए और ये दोनों कभी भी यूनाइट ना हो सके, ठीक है। देन फेलियर ऑफ अटेम्प्ट्स लाइक शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान डीपेंड द डिवाइड, ठीक है। तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कैबिनेट मिशन प्लान जो भी डिस्कस कर चुके हैं, वो सब का फेलियर क्या हुआ, कम्युनल टेंशन को बढ़ाता चला गया, ठीक है। फिर आती है बारी पार्टीशन ऑफ इंडिया की, जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग पार्टीशन हुआ, जिसमें प्रपोज द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान था ऑफ 3 जून 1947, उसमें ये प्रपोजल आया कि इंडिया को डिवाइड कर दो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। Provinces like Punjab, Bengal were partitioned and princely states were given the option to join either India और पाकिस्तान, ठीक है। तो जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको ऑप्शन दे दिया गया कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, मगर आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आई 1947 में, जो कि हमें पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, क्रिएटिंग सोवरेन नेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इससे जो इंडिया और पाकिस्तान है वो क्रिएट हुआ बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। देन उसके बाद आगे देखते हैं, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन अगर देखें तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कम्युनल वायलेंस हुआ, ये हमें पता ही है, मूवी गदर जैसी मूवीज में दिखाया हुआ है चीज, ठीक है। देन रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, बहुत लोग रेफ्यूजी की तरह रहे, ठीक है। अबाउट 14 मिलियन पीपल क्रॉस द बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देन कश्मीर इशू हुआ, दैट इज द पार्टीशन लेफ्ट अनरिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लीडिंग टू फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स। तो फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे कश्मीर में भी, जिसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 370 है उसको हटाने के बाद जो अब स्थिति थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई है, ठीक है। देन पॉलिटिकल डिवीजन, इंडिया अडॉप्टेड अ सेकुलर डेमोक्रेटिक मॉडल, ठीक है, व्हाइल पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ मुस्लिम होमलैंड, ठीक है। तो इंडिया ने अडॉप्ट करा क्या, सेकुलर मॉडल, मतलब सारे धर्म के लोग जो हैं वो अलाउड हैं और सारे धर्म के लोग जो है वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑफ द स्टेट, मतलब इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, ये इंडिया ने अडॉप्ट करा। प्लस इंडिया ने एक और चीज अडॉप्ट करी कि जो स्टेट है, मतलब जो इंडिया है, उसका कोई भी रिलीजन नहीं होगा। और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो पाकिस्तान को क्या करा, वॉज क्रिएटेड अ मुस्लिम होमलैंड, ठीक है। देन उसके बाद कंक्लूजन है इस टॉपिक का, ये देख लोगे एक बार, इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो ओवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कंक्लूजन खत्म हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद कोई रिवीजन टेबल है दैट इज ऑफ दिस टॉपिक, तो आप एक बार ये देख लोगे बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये एक बार आप मेंशन कर लोगे फॉर योर क्विक रिवीजन बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। देन लखनऊ पैक्ट, उसके बाद कोलैप्स ऑफ खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। देन लाहौर रेजोल्यूशन, डायरेक्ट एक्शन डे, एंड देयर आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पे खत्म होगा। देन माउंटबेटन प्लान ऑफ पार्टीशन, देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसी के साथ आपका ये जो क्विक रिवीजन टेबल है वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग्स ऑफ गांधी, भगत सिंह एंड बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज आपको इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब समझ में आ जाएगा कि पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग्स का मतलब क्या है, कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन इंडिया वाज नॉट द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर, ठीक है। तो उस केस में क्या है, उसके बाद जो स्टडी हुई ऑफ गांधी, भगत सिंह एंड बी आर अम्बेडकर जी, इनकी जो स्टडी हुई उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज एग्जामिन इंपैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म एंड नैरेटिव्स ऑफ रेजिस्टेंस, आइडेंटिटी एंड नेशन बिल्डिंग आफ्टर डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। तो किस तरीके से जब इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट तो उसके बाद किस तरीके से नेशन बिल्डअप हुआ उसके बारे में बात हो रही है। इन इंडिया महात्मा गांधी, भगत सिंह एंड बी आर अम्बेडकर रिप्रेजेंट 3 डिस्टिंक्ट येट कॉम्प्लीमेंट्री विजन्स ऑफ फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड पोस्ट कॉलोनियल नेशनहुड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 3 फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या एक्जैक्टली कहूं तो जो 3 नेशन मेकर्स रहे हैं, उनका आइडियोलॉजी अलग थी पर उनका जो एम था, जो विजन था वो सेम था, फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड पोस्ट कॉलोनियल नेशनहुड, ठीक है। तो बेसिकली महात्मा गांधी जी का अहिंसा वाला एंड भगत सिंह जी का जो वायलेंस करते थे वो फॉर द सेक ऑफ द पब्लिक, एंड देन बी आर अम्बेडकर का सेकुलर एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल रहा है उसके बारे में, ठीक है। देन उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग्स ऑफ दीज फिगर्स फोकस ऑन हाउ दे चैलेंज colonial power structure, social hierarchies and western modernity while offering
ऑल्टरनेटिव विजन्स ऑफ इंडियाज फ्यूचर। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं तो नेक्स्ट सब हेडिंग आती है दैट इज पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग ऑफ महात्मा गांधी। तो फर्स्ट हम इनिशिएट करते हैं किससे, महात्मा गांधी से, बिकॉज द फर्स्ट टॉपिक इज महात्मा गांधी, देन भगत सिंह एंड देन बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो गांधीज एंटी कॉलोनियल फिलोसफी। ठीक है, ऑब्वियसली तो जो गांधी जी की स्ट्रगल है वो एंटी कॉलोनियल थी, मतलब सिंस इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स तो उसको फ्री कराना था। ठीक है, तो गांधी सत्याग्रह, ट्रूथ, फोर्स एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस वर नॉट जस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज बट आल्सो मॉरल स्पिरिचुअल टूल्स अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन। ठीक है, तो कॉलोनियल ऑपरेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स का ऑपरेशन था उसके अगेंस्ट एक टूल की तरह काम करते थे, मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स तो थे ही उनके, पर एक टूल की तरह भी काम करते थे। क्या, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, देन ही क्रिटिसाइज्ड द वेस्टर्न मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मटेरियलिज्म, एडवोकेटिंग सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, दैट इज ग्राम स्वराज एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो बेसिकली इनका ये कहना था जो मॉडर्नाइजेशन की उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जहां पर वेस्टर्न इंडस्ट्रीज जो है इंडिया को डोमिनेट कर रही हैं, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इंडिया का रूरल लेवल है दैट इज द ग्राम लेवल, उस पे जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट्स, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो बनना चाहिए फाउंडेशन ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं दैट इज गांधी एज पोस्ट कॉलोनियल थिंकर। ठीक है, तो गांधी सॉट टू डीकोलोनाइज द माइंड बाय प्रमोटिंग इंडिजिनस वैल्यूज, सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा कि आप खुद पे निर्भर रहो, मतलब सेल्फ रिलायंस पे रहो, आप अपनी चीजें खुद बनाओ, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो वो चीज इंफेसाइज करते थे गांधी जी अगेंस्ट द कॉलोनीज। ठीक है, देन आगे चलते हैं, ही इनकरेज रिवाइवल ऑफ खादी, ये हमें पता ही है, एंड देन हैंडीक्राफ्ट एंड स्वदेशी विच सिंबलाइज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, तो ब्रिटिश गुड्स से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस कई लेवल पे दिलाई, तो पहले ब्रिटिश गुड्स से दिलाने के लिए उन्होंने खादी, हैंडीक्राफ्ट एंड स्वदेशी की जो है स्थापना करी। देन his mass movements include non-cooperation, civil disobedience, quit India movement, turn the struggle into a moral battle against colonialism। ठीक है, तो जो कॉलोनिज्म था उसके अगेंस्ट जो वास्ट लेवल बैटल हुआ, जहां पे बहुत बहुत सारी जनता इंक्लूड हुई, तो उसका जो ये मूवमेंट्स थी उसकी वजह से इंक्लूड हुई। अब ये मूवमेंट्स क्या थी हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस। देन उसके बाद क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या है, सम पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स आर्ग्यू गांधीज मेथड वर ग्रेजुअलिस्ट एंड ऑफन फेल टू एड्रेस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज लाइक कास्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो ग्रेजुअल थे, मतलब धीरे 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 उनके जो स्टेप्स आ रहे थे। ठीक है, प्लस उन्होंने जो उनके स्टेप्स थे वो फेल हुए टू एड्रेस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, जो इंडिया का डिवीजन था, सोसाइटल डिवीजन। ठीक है, जो कास्ट ऑपरेशन, जो जेंडर बेस्ड जो डिवीजन था, वो चीज एड्रेस नहीं कर पाए गांधी जी के जो भी मेथड्स थे, वो चीज एड्रेस नहीं कर पाए। ठीक है, then Ambedkar criticized Gandhi for romanticizing the village system which perpetuated caste hierarchy। ठीक है, तो विलेज सिस्टम से ही कहा गया कि कास्ट का हायरार्किकल सिस्टम शुरू हुआ, तो सबसे ज्यादा विलेज में फॉलो किया जाता है, और गांधी जी ने एम्फसाइज किस पे किया था, विलेजेस पे। ठीक है, तो विलेजेस से उन्होंने कहा था कि जो ग्राम सभा है, जो ग्राम उद्योग है, वो चीज अपने ऊपर ही सेल्फ रिलायंस ले और वो उसको ही बेस की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी को क्रिटिसाइज करा अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो विलेज सिस्टम की बात करी, तो विलेज सिस्टम से ही आ रही थी कास्ट हायरार्की, और कास्ट हायरार्की के अगेंस्ट थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। देन पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के अगर देखें, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को फॉलो किया इन्होंने, मतलब जो रेवोल्यूशन के थ्रू, मतलब जो एक्शंस के थ्रू, मतलब थ्रू वायलेंस भी अगर जाना पड़े, ही वाज नॉट फियर्ड ऑफ। ठीक है, देन भगत सिंह अ लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, ये बेसिकली मूवी है भगत सिंह, उसमें भी ये दिखाया गया है। ठीक है, तो भगत सिंह की जो मूवी है उसमें भी ये चीज दिखाई गई है, ही वाज द लीडर ऑफ HSRA। ठीक है, viewed freedom as not just political independence from the British but also social and economic liberation। ठीक है, तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जो भगत सिंह जी थे वो कौन थे, वो HSRA के लीडर थे, एंड उन्होंने जो फ्रीडम का एंगल व्यू करा, वो सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी, कि ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटिशर्स ने आपको पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट कर दिया तो आपका काम हो गया, बल्कि आपको सोशल एंड इकोनॉमिक लिबरेशन भी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हिज सोशलिस्ट विजन went beyond nationalism, aiming to eradicate exploitation, inequality and class oppression। ठीक है, तो इनका भी तीन रोल थे, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन को इरेडिकेट करो, खत्म करो, इनइक्वालिटी को और क्लास ऑपरेशन को भी खत्म करो। ठीक है, देन उसके बाद इंटेलेक्चुअल रेडिकलिज्म को देखें अगर, तो क्या है, थ्रू राइटिंग्स लाइक व्हाई आई एम एन एथिस्ट एंड आर्टिकल्स लाइक कीर्ति एंड यंग इंडिया, भगत सिंह एडवोकेटेड फॉर रैशनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, तो बेसिकली भगत सिंह का ये कहना था कि आप जो भी डिसीजंस लो,
बेस्ड ऑन सम रीजंस होने चाहिए, ठीक है, मतलब रैशनल डिसीजंस होने चाहिए। देन सेक्युलर होना चाहिए, मतलब धर्मनिरपेक्ष एक राज्य होना चाहिए। एंड साइंटिफिक टेम्पर, मतलब जहां पर जिस चीज की जरूरत है उस चीज को यूज करो। ही बिलीव इन अवेकिंग द masses by using revolutionary action like political theater, example central assembly bombing done without intent of to harm but to protest British laws, ठीक है। तो जो सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग हुई थी उसमें हार्म का इंटेंशन नहीं था, बस ब्रिटिश के जो लॉ थे, ब्रिटिशर्स के जो लॉ बनाए हुए थे उसको अपोज करना एक इंटेंशन था, ठीक है। देन पोस्ट कॉलोनियल रेलेवेंस को अगर देखें तो क्या है, भगत सिंह आइडियोलॉजी एम्फसाइज इकोनॉमिक फ्रीडम एंड सोशलिज्म, ठीक है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहिए, मतलब पैसों से फ्रीडम, और सोशलिज्म भी चाहिए। एंटिसिपेटिंग द पोस्ट कॉलोनियल डिबेट्स हाउ इंडिपेंडेंस मस्ट बी लिंक्ड विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस को किस तरीके से सोशल जस्टिस और इक्वालिटी से लिंक करना है वो चीज भी जो है उन्होंने बताई। देन उनकी जो शहादत हुई सिंबलाइज यूथफुल डिफाइंस ऑफ कॉलोनिज्म एंड ऑपरेसिव सिस्टम, ठीक है। तो जो उनकी डेथ हुई, मतलब उनको जो फांसी दे दी गई, ठीक है, वो किस चीज का सिंबल था, वो वीक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स लॉस, ठीक है, एज वेल एज जो इंडिया को दबाता था लॉ, ठीक है, ऑपरेसिव सिस्टम ऑफ द कॉलोनीज था, वो रिप्रेजेंट करता है उनकी फांसी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर। अब आ जाओ लास्ट सब हेडिंग पे, दैट इज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। देन सोशल जस्टिस एज ट्रू फ्रीडम। तो इनका ये कहना था कि जो ट्रू फ्रीडम है, मतलब ट्रू इंडिपेंडेंस है, वो क्या है, वो सोशल जस्टिस है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, आर्ग्यूड दैट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वाज मीनिंगलेस विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है, जो डिवीजन है, जो डिफरेंसेस है बिटवीन द कास्ट, वो खत्म करो, वो इरेडिकेट करो, ठीक है। एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, तब जाकर के आपका इंडिपेंडेंस का मतलब है, नहीं तो नहीं है। देन ही सॉ कास्ट बेस्ड ऑपरेशन एज द कंटिन्यूएशन ऑफ हायरार्किकल पावर स्ट्रक्चर्स akin to colonial exploitation, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन थे इन इंडिया, इन विलेजेस मोस्टली, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं वही कॉलोनीज को, क्योंकि वो कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो इस तरीके से डिफरेंशिएट करते थे दैट यू आर इंडियन एंड ही इज द ब्रिटिशर, मतलब वो बाहर से है, आप इंडिया के हो, तो आपके अगेंस्ट ही डिसीजन आएगा जनरली, ठीक है। तो सिमिलरली ये होता था, जो जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, वो अगर कोई लोअर कास्ट से है और कोई अपर कास्ट से है, तो ऑब्वियसली जो अपर कास्ट है वो डोमिनेट करेगी ऑन द लोअर कास्ट, तो सेम ही बात है। Then critique of Gandhi and traditional society. So he was the critic of Gandhi and traditional society. Ambedkar criticized Gandhi's defense of वर्ण सिस्टम, दो गांधी अपोज अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो वर्ण सिस्टम था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो जो सिस्टम है उसको जो गांधी जी थे वो सपोर्ट करते थे, मतलब डिफेंस करते थे, पर इन्होंने क्रिटिसाइज करा, ठीक है। और गांधी जी किसको अपोज करते थे, अनटचेबिलिटी वाले सिस्टम को अपोज करते थे, ठीक है। देन इन हिज राइटिंग्स स्पेशली एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, Ambedkar called for radical break from caste system and advocating for modern secular and egalitarian values, ठीक है। तो बेसिकली अंबेडकर का विजन हमेशा से सेक्युलर विजन रहा है, जहां पर सभी धर्म और सभी कास्ट के लोग एक बराबर, ठीक है। देन रोल इन पोस्ट कॉलोनियल नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल नेशनल बिल्डिंग में अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कैसे, ही as the chief architect of Indian Constitution, he was considered to be a chief architect of Indian Constitution, and B.R. Ambedkar ensured that equality, fundamental rights, and social justice were embedded in legal framework of independent India, ठीक है। तो जो legal framework of independent India है, मतलब जो रूट है ऑफ इंडिया का, जो रूट है लीगल फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स, सोशल जस्टिस जो हो वो कूट कूट के भरे हुए हों, ठीक है। तो जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, इनका ऐसा विजन था। देन अंबेडकर एज पोस्ट कॉलोनियल आइकॉन। तो जो इनका एम्फेसिस था बी आर अम्बेडकर जी का, वो किस पे था, एजुकेशन पे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, और जो भी ऑपरेस्ड कम्युनिटी थी उसको कन्वर्जन के लिए कहते थे कि यू बिकम बुद्धिस्ट, ठीक है। देन कंपैरेटिव पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स को अगर देखें तो गांधी वर्सेस अंबेडकर, तो बेसिकली ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं इन डिटेल कि गांधी जी का ये कहना था, गांधी एम्फसाइज्ड moral and spiritual regeneration while Ambedkar stressed legal and social reform, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लियर ही है। देन गांधी sought reconciliation within the caste system while Ambedkar advocated for its complete annihilation। तो गांधी जी ये चाहते थे जो कास्ट सिस्टम है उसको रिकंसिडर किया जाए, रिकंसिलिएट किया जाए, while अंबेडकर ये चाहते थे कि उसको पूरी तरीके से खत्म कर दो। देन भगत सिंह एंड गांधी जी का तो ऑब्वियसली क्लियर ही है, बिना पढ़ाई भी आप लोग कर ही लोगे, मतलब एक तरफ जो है जरूरत पड़े तो वायलेंस भी करेंगे और एक तरफ नॉन वायलेंस वाला सीन था। एंड देन भगत सिंह एंड बी आर अम्बेडकर का देखें तो बोथ वर रैशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड ब्लाइंड फेथ एंड ट्रेडिशन, ठीक है।
एंड देन भगत सिंह fought for economic and political freedom and B.R. Ambedkar emphasized social and caste based liberation. ठीक है, देन उसके बाद कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक यहाँ पर, इसका कंक्लूजन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो आता है क्विक रिवीजन टेबल। सो बिफोर द एग्जाम आप इस टेबल को रेफर करोगे फॉर क्विक रिवीजन, दैट इज टॉकिंग अबाउट गांधी एंड देन भगत सिंह, ठीक है, एंड देयर आफ्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये बेसिकली टेबल है फॉर क्विक रिवीजन बिफोर योर एग्जाम्स। एंड देन आगे चलते हैं, अब आ जाओ नेहरूज इंडिया एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है। तो 1947 से 1962 तक का नेहरूज इंडिया चला था। एंड जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें तो अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू है, एज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्लेड pioneering role in shaping political and economic and diplomatic policies of इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और बोलते हैं ना कि जब देश एकदम खराब स्थिति से गुजर रहा हो तो जो उसका पहला लीडर होता है उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन डेवलपिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक पॉलिसीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इन्होंने जो इंडिया को इन्विजन किया वो क्या किया, एज मॉडर्न डेमोक्रेट सेकुलर सोशलिस्ट नेशन स्टेट रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। तो बेसिकली इनका कहना यह था कि जो इंडिया है वो क्या है, मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मतलब जो इंडिया है वो इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, और उसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। तो इयर्स बिटवीन 1947 से लेकर 1962 वर मार्क्ड नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फॉरेन पॉलिसी इनोवेशंस एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली इस ड्यूरेशन में जो है नेशन बिल्डिंग हुआ, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, एंड फॉरेन पॉलिसी इनोवेशंस हुआ, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, नेहरूज विजन ऑफ नेशन स्टेट। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहला जो विजन था वो क्या है, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब राइट टू वोट ऑफ एवरी सिटीजन हु इज अबव 18, एंड नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब जो पॉलिटिक्स है, जो 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 डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं आफ्टर इलेक्शंस, जो बॉडीज बनी है वो स्टेबल है, ठीक है। तो बेसिकली एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब अगर कोई पर्सन 18+ ईयर्स का है तो उसके पास क्या है, राइट टू वोट, ठीक है। देन इसका फायदा क्या हुआ, कंडक्टेड फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1951 से 1952 व्हिच वर लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, ठीक है। देन स्ट्रेंथेंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है स्ट्रेंथन हुआ। देन सेक्युलरिज्म एंड नेशनल यूनिटी, जो सेकंड पॉइंट इनका आता है ऑफ द नेहरूज विजन। ऑब्वियसली सेक्युलरिज्म हम समझ ही चुके हैं, व्हाट इज मेंट बाय सेक्युलर स्टेट, जहां पर कोई भी स्टेट का रिलीजन ना हो, ठीक है। देन रिजेक्टेड थियोक्रेसी एंड प्रोमोटेड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ, ठीक है। तो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ, आप बेशक कोई भी आपका फेथ हो सकता है, कोई भी आपका रिलीजन हो सकता है, उसके लिए आपको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी एज कंपेयर टू अदर रिलीजन, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट वाज आल्सो द एस्पेक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेहरू बिलीव्ड पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम वुड बी मीनिंगलेस, ठीक है। तो इनका ये बिलीव था कि अगर पॉलिटिकल फ्रीडम हो, ठीक है, और विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है, वो पॉलिटिकल फ्रीडम मीनिंगलेस है, ठीक है। तो इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट करा। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल का मतलब क्या है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, और पब्लिक सेक्टर जो होगा वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो दोनों सरकारी एज वेल एज प्राइवेट दोनों ही कल्चर एग्जिस्ट करेंगे, दोनों ही वर्क करेंगे, पर जो जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या करेगा, वो डोमिनेंस पोजीशन पे होगा, डोमिनेंट पोजीशन पर होगा, ठीक है। देन तो बेसिकली ये आप जरूर मेंशन करोगे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5 इयर्स प्लान। तो फर्स्ट प्लान जो था वो कितना था, वो 5 इयर्स का था, फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो फर्स्ट स्टेज पे फर्स्ट 5 इयर्स में किस पे फोकस हुआ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड फूड सिक्योरिटी पे हुआ। देन सेकंड प्लान जो आया वो भी 5 इयर्स का ही था, बिकॉज 5 इयर्स के प्लान थे, ठीक है। सेकंड फेज में क्या हुआ, इंस्पायर्ड बाय महालनोबिस मॉडल, ठीक है, एम्फसाइज हेवी इंडस्ट्रीज, दैट इज स्टील प्लांट, पावर प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो सेकंड प्लान में ये चीज को एम्फसाइज किया गया। एंड देन इससे क्या हुआ, इन दोनों प्लान से क्या हुआ, इससे हुआ ये कि जो सेल्फ रिलायंस वाली फाउंडेशन है, कि हम आत्मनिर्भर हैं, हमारे ऊपर ही हमारी डिपेंडेंस है, मतलब हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो चीज हुई। देन साइंटिफिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट को अगर देखें क्या है, तो ही प्रोमोटेड साइंटिफिक टेम्पर, ऑब्वियसली हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सेट अप प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज, ठीक है, एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। तो बेसिकली जो एटॉमिक रिसर्च के लिए हुई वो चीज। एंड देन founded institutions like ISRO, CSIR,
एंड IIM कलकत्ता एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल सेटअप हुआ उस पर इंफोसिस किया गया। एंड देन उसके बाद आगे चले तो आता है एग्रेरियन एंड सोशल रिफॉर्म्स, दैट इज एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ये हम जब हमारा जुडिशरी का एग्जाम होता है या फिर जब हम जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उस केस में हमें समझ में आता है कि जो जमींदारी सिस्टम था वो जनरली बहुत ज्यादा फेमस था, जहां पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स होता था। ठीक है, तो उसको एबॉलिश किया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स एम्ड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड टू कल्टीवेटर्स। ठीक है, तो जो कल्टीवेटर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनको लैंड मिले, ना कि जमींदार ठेकेदार को। ठीक है, देन आगे चलते हैं हिंदू कोड बिल्स, जिसमें हिंदू लॉज जो है, हिंदू पर्सनल लॉज, उसको रिफॉर्म किया गया, उसको कोडिफाई किया गया। प्रमोटिंग वुमेन्स राइट इन प्रॉपर्टी, मैरिज एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर आप रेफरेंस के लिए लिखना चाहो तो 2005 से जो वुमेन्स राइट इन प्रॉपर्टी है वो इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और मैरिज और इनहेरिटेंस के राइट्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए। देन पंचायती राज इंस्पायर्ड बाय गांधी आइडिया ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम जो है, मतलब जो बात करता है किसकी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की, उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसका जो इंफोसिस था वो किस पे था, गांधी प्रिंसिपल पे था। और गांधी प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जो सेल्फ गवर्नेंस है, मतलब विलेजर्स के ऊपर, जो विलेजेस है हमारे इंडिया के, उस पे सेल्फ गवर्नेंस का होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है क्या, नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी क्या है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। मतलब क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वाज नेहरू। एंड देन नेहरू प्रमोटेड एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर नेहरू जो है, नेहरू जी ने क्या करा, प्रमोट करा किसको, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करते हुए इन्होंने क्या करा, ही रिफ्यूज टू अलाइन इंडिया विद ईदर यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक और सोवियत लेड कम्युनिस्ट ब्लॉक। ठीक है, तो जो कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन, तो उन्होंने दोनों ही ब्लॉक्स में अपने आप को, मतलब इंडिया को अलाइन करने से मना कर दिया। ठीक है, देन पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट को देखें क्या है, तो साइंड विद चाइना बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, तो पंचशील एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन हुआ इन 1954, जिसमें क्या था कि पीसफुल एग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स थे, और कितने प्रिंसिपल्स थे, 5। पंचशील का मतलब 5। ठीक है, emphasizing non-aggression, mutual respect एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो किस किस को वो जो प्रिंसिपल्स थे, वो प्रिंसिपल्स तो आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, पर आपको ये पता होना चाहिए वो प्रिंसिपल्स की बेस क्या था। तो बेस ये था, नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के बीच में लड़ाई नहीं होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको पीसफुली रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देन इनिशियली सिंबलाइज हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई का जो आप लोगों ने सुना होगा वो चीज यहीं से सिंबलाइज हुई थी। एंड देन रोल इन इंटरनेशनल फोरम्स को अगर देखें क्या है, नेहरू स्ट्रांगली एडवोकेटेड एंटी कॉलोनियलिज्म एंड रेशियल इक्वालिटी, सपोर्टिंग फ्रीडम मूवमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका में जो बाकी फ्रीडम मूवमेंट्स हुई उसको सपोर्ट करा, किसमें, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड रेशियल इक्वालिटी के प्रिंसिपल ने। ठीक है, देन आगे चलते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन बैंडंग कॉन्फ्रेंस लेइंग फाउंडेशन ऑफ एशियन सॉलिडारिटी, एंड देन चैंपियन डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल ग्लोबल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, देन आगे चलते हैं, मेजर चैलेंजेस ड्यूरिंग नेहरू एरा अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले पार्टीशन आफ्टरमैथ, मतलब जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, मतलब जब इंडिया के पास प्रॉपर फंड्स नहीं थे, प्रॉपर चीजें नहीं थी, तब उस चीज में जो रेफ्यूजी क्राइसिस था, जो कम्युनल राइट्स थे, उससे उनको टैकल करना पड़ा। एंड देन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, फिर पाकिस्तान ट्राइबल इन्वेजन ऑफ कश्मीर, तो जो कश्मीर में जो पाकिस्तान ट्राइबल इन्वेजन हुआ, ठीक है, वो 1947 में, उसको भी फेस करना पड़ा। एंड देन टुक द इशू टू यूनाइटेड नेशन रिजल्टिंग इन सीज फायर बट लीविंग कश्मीर इशू अनरिजॉल्व। ठीक है, तो सीज फायर तो हो गया, पर जो कश्मीर का इशू था वो अनरिजॉल्व रह गया। एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, तो जो प्रिंसिपली स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट करना, ठीक है, विद सरदार पटेल सेल और 560 प्रिंसिपली स्टेट्स वर इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। ठीक है, देन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाई, क्रिएटेड स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, एग्जांपल आंध्र प्रदेश। ठीक है, देन आगे चलते हैं तो आता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड 1962 सिनो इंडियन वॉर। ठीक है, तो चाइना क्लेम्ड एक्साइचिन एंड अरुणाचल प्रदेश लीडिंग टू 1962 वॉर। तो इन दो जगहों को चाइना ने क्लेम करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1962 में वॉर छिड़ गया। एंड द डिफीट एक्सपोज वीकनेस इन इंडियाज मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एंड वाज अ मेजर ब्लो टू नेहरूज आइडियलिज्म। ठीक है, तो उसमें डिफीट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया की जो मिलिट्री है उसकी वीकनेस दिखी, एज वेल एज जो नेहरू की आइडियलिज्म है उसको एक बहुत तगड़ा झटका लगा। देन नेहरूज अचीवमेंट अगर देखें तो क्या है, एस्टैब्लिश अ स्टेबल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन हाईली डाइवर्स कंट्री। तो नेहरू के थ्रू जो स्टेबल डेमोक्रेटिक कल्चर हुआ,
इन अ डाइवर्स कंट्री, मतलब जहां पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, स्टेबल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो स्टैब्लिश हुआ, वो was the achievement of Nehru, and then laid the foundation of modern industries, infrastructure and scientific research. तो इन्होंने फाउंडेशन किसकी रखी? जो आजकल की मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं वो इसी की फाउंडेशन पे वर्क कर रही हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइंटिफिक रिसर्च जो है वो इसी की फाउंडेशन पे वर्क कर रहा है। प्रमोटेड नॉन अलाइनमेंट अर्निंग इंडिया इंटरनेशनल रिस्पेक्ट। तो जो इन्होंने नॉन अलाइनमेंट का चूज करा, मतलब जो कोल्ड वॉर हो रहा था उसमें किसी भी पार्टी को चूज नहीं करा, मतलब किसी भी पक्ष को चूज नहीं करा, उससे क्या हुआ? इंडिया की इंटरनेशनल रिस्पेक्ट बढ़ी। एंड देन इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स, हिंदू कोड बिल्स, पंचायती राज एटसेट्रा। तो इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को इंक्लूड करा एंड इनिशिएटेड प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट। ठीक है, तो प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो बढ़ गया। ठीक है, देन उसके बाद क्रिटिसिज्म को अगर देखें तो क्या है? सबसे पहले चाइना पॉलिसी, देन ओवर कॉन्फिडेंस इन हिंदी चीनी भाई भाई एंड अंडर प्रिपेयर्डनेस लेड टू 1962 वॉर सेटबैक। ठीक है, तो जो ओवर कॉन्फिडेंस था और जो एक्स्ट्रा रिलायंस और हिंदी चीनी भाई भाई वाला पैटर्न था, वो उसकी वजह से 1962 का जो वॉर हुआ वो एक ब्लंडर हुआ। एंड देन आगे चलते हैं। इकोनॉमिक लिमिटेशंस, हैवी फोकस ऑन स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू स्लो ग्रोथ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्टेट के ऊपर ही, मतलब इंडिया के ऊपर ही, इंडिया की इंडस्ट्रीज के ऊपर ही बहुत ज्यादा बर्डन आया, जिसकी वजह से जो ग्रोथ हुई वो क्या हुई? स्लो हुई। एंड इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, तो जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे वो क्या थे? इनएडिक्वेट थे। ठीक है, तो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन वाज अनइवन एंड फेल्ड इन मैनी स्टेट्स। ठीक है, तो अनइवन था और मैनी स्टेट्स में फेल हुआ, मतलब जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, वो ढंग से हो नहीं पाया। एंड देन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, critics argue that it overlooked private enterprise and market efficiency। ठीक है, तो जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे, जो बात करी गई कि पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज दोनों ही वर्क करेंगी, प्लस पब्लिक का डोमिनेशन होगा, वो चीज की वजह से क्या हुआ? वो जो प्राइवेट एंटरप्राइज थी वो क्या हुई? ओवरलुक हो गई, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और जो मार्केट एफिशिएंसी थी उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, ये एक बार आप लोग देख लोगे। ठीक है, यहाँ पर कंक्लूजन खत्म हो जाता है, एंड देन उसके बाद क्विक रिवीजन टेबल आ जाती है, दैट इज डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इकोनॉमी, ठीक है, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, देन चैलेंजेस। उसके बाद आप आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चैलेंजेस ऑफ अ नेशन स्टेट, लेफ्ट पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म, इमरजेंसी, लिबरलाइजेशन एंड राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये आपको अब तक क्लियर हो ही चुका होगा, जो अभी तक हमने पढ़ा कि क्या क्या इश्यूज आए बाय द फेस बाय द नेहरू। ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट तो एक बार आप देख लोगे फॉर योर रेफरेंस। देन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रीजंस हैं ऑफ द डिले इन डेवलपमेंट, दैट इज लेफ्ट पॉलिटिक्स, देन पॉपुलिज्म एंड इमरजेंसी एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो लेफ्ट पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? बैकग्राउंड ऑफ लेफ्ट आइडियोलॉजी इन इंडिया। सबसे पहले यहां से डिस्कशन करते हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक, फाउंडेड इन 1925, एडवोकेटेड फॉर, किस चीज के लिए उन्होंने एडवोकेट करा? वर्कर्स राइट, सोशलिज्म एंड एग्रेरियन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उन्होंने इस चीज पे जो है फोकस किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस कम्युनिस्ट प्लेड एसेंशियल रोल इन पीसेंट एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। ठीक है, तो जो पीसेंट और ट्रेड यूनियन की जो मूवमेंट्स थी उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी का था वो ज्यादा इंपैक्ट था, ज्यादा बड़ा रोल था। लेफ्ट पार्टी सॉट टू चैलेंज बोथ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड फ्यूडल रेमनेंट्स इन रूरल इंडिया। तो जो लेफ्ट पार्टी थी उन्होंने इन दोनों चीजों को चैलेंज करा। ठीक है, देन उसके बाद द नक्सलाइट मूवमेंट, मतलब जो टेररिस्ट वाली जो मूवमेंट्स हैं, मतलब जो आर्म्ड रिबेलियन वाली मूवमेंट्स हैं। ठीक है, नक्सलबारी विलेज, वेस्ट बंगाल, पीजेंट्स लेड बाय चारू मजुमदार एंड कानू सन्याल रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स फॉर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको अगेंस्ट रिवोल्ट किया फॉर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देन आइडियोलॉजी क्या थी? इंस्पायर्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हमने ये पढ़ी कि वो बात करती थी किसकी? रिबेल की। वो बात करती थी पीजेंट्स राइट और एंटी कैपिटलिस्ट राइट्स की। ठीक है, दे बिलीव्ड इन ओवरथ्रोइंग द स्टेट थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। ठीक है, तो आर्म्ड मतलब हथियारों के थ्रू जो स्टेट है, जो स्टेट पावर है, जो स्टेट मशीनरी है, उसको ओवरथ्रो कर दो। एक्सपेंशन देखिए, स्प्रेड टू आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। ठीक है, देन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अगर देखें तो आर्म सप्रेशन एंड पैरामिलिट्री ऑपरेशन, तो इन्होंने भी हथियार का जवाब कैसे दिया? हथियार से दिया। ठीक है, एंड ऑपरेशन ग्रीन हंट अगेंस्ट नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। ठीक है, तो जो नक्सल के जो मेन
हेड ऑफिस थे कहूं तो एक तरीके से, तो उनके अगेंस्ट जो है ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया, फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट टू काउंटर एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, देन सिग्निफिकेंस क्या हुआ, दो वायलेंट, इट हाईलाइटेड एग्रेरियन डिस्ट्रेस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इसने जो वायलेंट था पर फिर भी क्या हुआ, एग्रेरियन डिस्ट्रेस को इन्होंने हाईलाइट करा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज को हाईलाइट करा एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हाईलाइट करा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। रोल ऑफ मेन स्ट्रीम लेफ्ट पार्टीज का क्या है, सीपीआई मींस द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या करा, एडवोकेटेड फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को सपोर्ट करा कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी होनी चाहिए बट उसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल इन्वॉल्व होने चाहिए। देन इन 1957 इन केरला द फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी वाज जो है इलेक्ट हुई। एंड देन अचीवमेंट अगर देखें तो लैंड रिफॉर्म्स इन वेस्ट बंगाल एंड केरला, ट्रेड यूनियन राइट्स, एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो बेसिकली जो लैंड रिफॉर्म्स हुए वेस्ट बंगाल और केरला में, और जो ट्रेड यूनियन की जो राइट्स थे, बिकॉज देयर मेन फोकस वाज दिस ओनली, एंड एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, ये इनका अचीवमेंट था। एंड लिमिटेशंस अगर देखें, डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस इन नेशनल पॉलिटिक्स 1990s ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। ठीक है, जो 1990s में इनका डिक्लाइन हुआ वो रीजन क्या था, वो रीजनल पार्टीज और लिबरलाइजेशन था। ठीक है, देन पॉपुलिज्म एंड इंदिरा गांधी एरा, तो बेसिकली पॉपुलिज्म एंड इमरजेंसी एरा बोलेंगे बेसिकली, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे ही इमरजेंसी लगी थी। तो पॉपुलिज्म की डेफिनेशन अगर देखें क्या है, पॉपुलिज्म इन्वॉल्व पॉलिसीज एम्ड अपीलिंग डायरेक्टली टू मासेस, ऑफन बाईपास ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस विद स्लोगन्स एंड वेलफेयर स्कीम्स टू गेन पॉलिटिकल सपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो पॉपुलिज्म का मतलब है वो क्या है, इट इन्वॉल्व्स पॉलिसीज दैट एम्ड एट अपीलिंग डायरेक्टली टू द मासेस, मतलब आपने पॉलिसी बनाई और डायरेक्ट जनता तक वो चीज पहुंच गई। ऑफन बाईपासिंग ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उसको बाईपास कर दिया। ठीक है, देन इंदिरा गांधी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स क्या थी, बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1966, इनिशियली कंसिडर्ड वीक बट कंसोलिडेटेड पावर विद बोल्ड मेजर्स। क्या, सबसे पहले गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, तो ये स्लोगन जो है 1971 के इलेक्शन में यूज किया। एंड देन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टू इंक्रीज रूरल क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक्स को क्या करा, नेशनलाइज करा ताकि जो गांव है वहां पे क्रेडिट्स बढ़ सके। एंड एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्सन टू एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रिंसली फैमिलीज। ठीक है, तो जो प्रिंसली फैमिलीज थी उनको जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे वो चीज खत्म कर दी। एंड देन आगे चलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपेंशन बूस्टेड फूड प्रोडक्शन इन पंजाब हरियाणा एंड यूपी। ठीक है, तो ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन है तो किससे रिलेट करेगा, एग्रीकल्चर से, यानी कि फूड की बूस्टिंग से, प्रोडक्शन से। ठीक है, देन won the 1971 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो 1971 का वॉर जो हुआ अगेंस्ट द पाकिस्तान वो जीत गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, एक क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, फर्दर सीमेंटिंग हर इमेज एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। ठीक है, देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को अगर देखें तो बेसिकली जो इंदिरा गांधी के टाइम में जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती थी उसको खत्म करके पावर सेंट्रलाइज कर दी गई। एंड इमरजेंसी को अगर देखें तो सबसे पहले समझते हैं कॉजेज ऑफ इमरजेंसी। जो 1975 से 1977 के बीच का जो इमरजेंसी पीरियड था, तो सबसे पहले कॉजेज समझते हैं। तो ऑब्वियसली जो पहला कॉज होगा वो क्या होगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट। ठीक है, तो पॉलिटिकल अनरेस्ट का मतलब क्या है, मूवमेंट्स लेड बाय जयप्रकाश नारायण, स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन गुजरात एंड बिहार, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हो गया। देन जुडिशियल वर्डिक्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट एनुअल्ड इंदिरा गांधीज इलेक्शन ऑन चार्ज ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। ठीक है, तो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की वजह से जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन था उसको एनुअल कर दिया गया बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस मतलब क्या है, राइजिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्राइक्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, जुडिशियल वर्डिक्ट हुआ, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑन 25 जून 1975 अंडर आर्टिकल नंबर 352 दैट टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, साइटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने इमरजेंसी को इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, देन फीचर्स ऑफ इमरजेंसी देखें क्या है, तो ऑब्वियसली सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, स्पेशली आर्टिकल नंबर 19 जो बात करता है किसकी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि एक मेन आर्टिकल है जिसकी वजह से अनरेस्ट हो रहा। ठीक है, देन प्रेस सेंसरशिप एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट, जिसकी वजह से क्या हुआ, आर्टिकल 19 को अबॉलिश करने की वजह से हुआ, और क्यों अबॉलिश हुआ, बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। एंड देन मास अरेस्ट हुआ बहुत ज्यादा लोगों का जो कि अपोज कर रहे थे। एंड फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स लेड बाय संजय गांधी एंड सेंट्रलाइज्ड रूल एंड कर्टेलमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, तो जो रूल हो गया वो ऑब्वियसली क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया, और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उनका रोल क्या हुआ, वो रोल खत्म हो गया, कर्टेल हो गया। ठीक है, देन आफ्टर मैथ अगर देखें क्या है, इलेक्शंस हेल्ड इन मार्च
1977 led to defeat of Indira Gandhi and formation of जनता पार्टी गवर्नमेंट अंडर मोरारजी देसाई। ठीक है, तो उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, मतलब आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द इमरजेंसी, तो उसमें क्या हुआ, आफ्टर मैथ यही आया कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और फिर जो है रूलिंग पार्टी कौन है, जनता पार्टी गवर्नमेंट अंडर मोरारजी देसाई। ठीक है, देन इमरजेंसी इज रिमेंबर्ड एज डार्क पीरियड बट आल्सो स्ट्रेंथेंड इंडियाज डेमोक्रेटिक रिजॉल्व। ठीक है, तो डार्क पीरियड की तरह इसको याद किया जाता है, पर फिर भी इससे एक फायदा हुआ कि जो डेमोक्रेटिक रिजॉल्व थे वो जो है स्ट्रेंथन हो गए। ठीक है, देन लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इकोनॉमिक क्राइसिस बिफोर लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन से पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको डिस्कस करते हैं। तो बाय 1990-1991 इंडिया फेस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, राइजिंग फॉरेन डेट्स एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो जो इंडिया इन द पीरियड ऑफ 1990s था, उसने क्या करा, उसके पास रेवेन्यू जो आना हो गया वो खत्म हो गया, मतलब उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट करना नहीं आया, जिसकी वजह से वो क्राइसिस हुआ और जिसकी वजह से जो फॉरेन डेट था वो बढ़ता गया। ठीक, देन गल्फ वॉर एंड हाई ऑयल प्राइसेस वर्सन द क्राइसिस। ठीक है, तो जब ऑयल का रेट बढ़ गया और गल्फ वॉर के टाइम पे जो क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो ज्यादा बढ़ गया और सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई। एंड देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई इन 1991 दैट इंप्लीमेंटेड अंडर पीएम पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इस पॉलिसी में क्या हुआ, एसेंशियल फीचर्स है लिबरलाइजेशन, दैट इज एंड ऑफ लाइसेंस राज एंड डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और डीरेगुलेट कर दिया गया किसको, इंडस्ट्रीज को। देन आगे चलते हैं, इसी पॉलिसी में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू बूस्ट एफिशिएंसी, तो जो पब्लिक सेक्टर अच्छा एफिशिएंट वर्क नहीं कर रहा था उसको सेल कर दिया गया ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। एंड ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग ऑफ मार्केट्स फॉर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब जो इंडिया मार्केट उसको खोल दिया गया ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सके। एंड टैक्स एंड ट्रेड रिफॉर्म्स टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो बेसिकली टैक्स और ट्रेड रिफॉर्म्स करे गए ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब जो लोग अपना बिजनेस इनिशिएट करना चाहते हैं वो इनिशिएट कर सके इजीली। ठीक है, देन इंपैक्ट देखें तो क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, जीडीपी ग्रोथ जो हुआ वो बढ़ा, एक्सेलरेट हुआ, आईटी एंड सर्विस सेक्टर जो है वो बूम हुए, एंड इंक्रीज फॉरेन रिजर्व्स एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट अगर देखें तो रूरल अर्बन डिवाइड वाइडन, तो ऑब्वियसली जो अर्बन एरियाज थे वहां पे लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट करा, वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज खुल गई और रूरल एरियाज बेचारे पीछे रह गए। ठीक है, देन एग्रीकल्चर निग्लेक्ट एंड राइजिंग इनइक्वालिटी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट कर दिया गया और जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी थी वो बढ़ गई। एंड वनरेबिलिटी टू ग्लोबल मार्केट शॉक्स। ठीक है, तो जो ग्लोबल मार्केट शॉक्स है उसके लिए हम लोग क्या हो गए, वनरेबल हो गए। देन राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। ठीक है, पोस्ट 1977 रीजनल पार्टीज, ये सारी पार्टीज जो है वो डेवलप हो गई, स्टार्टेड चैलेंजिंग कांग्रेस, तो इन्होंने कांग्रेस को चैलेंज करना शुरू कर दिया। बाय 1990s कांग्रेस लॉस्ट इट्स मोनोपोली। ठीक है, तो जहां पर सिर्फ एक पार्टी थी कांग्रेस, वो पार्टी जो है उसकी मोनोपोली खत्म हो गई ऑन नेशनल पॉलिटिक्स ड्यू टू करप्शन स्कैंडल्स एटसेट्रा। ठीक है, देन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई, मंडल कमीशन recommended 27% reservation for OBCs. ठीक है, then VP Singh implementation led to rise of parties like SP, समाजवादी पार्टी and RJD, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, strengthened BSP, that is बहुजन समाज पार्टी under सो एंड सो लीडर्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको लीडर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पार्टीज को रेफर कर सकते हो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ तो आता है क्या, राइज ऑफ बीजेपी एंड हिंदुत्व पॉलिटिक्स। जो बीजेपी है वो इमर्ज हुई फ्रॉम जनसंघ एंड गेन्ड मास सपोर्ट ड्यूरिंग राम जन्मभूमि मूवमेंट। ठीक है, तो राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट हुआ जिसमें डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद हुआ, उसकी वजह से जो बीजेपी है उसको मास सपोर्ट मिला। ठीक है, एंड उसके बाद आगे चलते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाता है, यहाँ पर हमारा ये कंक्लूजन खत्म हो जाएगा। एंड देन द क्विक रिवीजन टेबल ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, इसको एक बार देख लोगे आप लोग। लेफ्ट पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म, इमरजेंसी, ठीक है, लिबरलाइजेशन एंड न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट खत्म हो गई, यूनिट नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑफ द लास्ट हमारी रह गई है पॉलिटिकल साइंस की यूनिट नंबर 4। इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया ऑफ सेमेस्टर नंबर 3। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।